शासकीय कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय नागदा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ 24 नवंबर को किया गया है। प्रथम दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीबी रेड्डी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर अनस इकबाल एवं AFQ मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर नौरीन अनस रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉक्टर इकबाल ने सतत विकास लक्ष्य के क्वालिटी एजुकेशन पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, गुणवत्ता शिक्षा आधुनिक समाज की मांग है। गुणवत्ता शिक्षा से आशय शिक्षा में गुणों का विकास करना, जिससे छात्रों एवं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भली भांति हो सके। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी डॉक्टर इकबाल ने विस्तार से समझाया। द्वितीय सत्र में डॉक्टर नौरीन ने अपना व्याख्यान गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जो कि सतत विकास लक्ष्य 3 पर दिया है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ रहने का अर्थ केवल शरीर से स्वस्थ रहना ही नहीं, अपितु किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वस्थ रहने को ही पूर्णतः स्वस्थ माना जाता है। साथ ही डॉक्टर नौरीन ने मातृत्व मृत्यु दर बढ़ने के कारणों एवं इस समस्या से बचने का उपाय विद्यार्थियों से साझा किए। इसके अलावा सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के वरिष्ठ ग्रंथपाल वासुदेव जटावन, प्राध्यापक प्रोफेसर पूजा शर्मा, डॉक्टर आशाराम चौहान, डॉक्टर पवन अहिरवार, प्रोफेसर CL डोडिया, प्रोफेसर अंजू ठाकुर, डॉक्टर सविता मरमट एवं अधिक संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर KC मिश्रा ने किया एवं आभार कार्यशाला के संचालक डॉक्टर सुनील प्रसाद ने माना। Information and education and the integration of reproductive health into national strategies and programs. ठीक है? What is the healthcare service? What is the healthcare services? गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लाती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज करती है, तो सुपीरियर हेल्थ सर्विसेज सभी एज के ग्रुप को मिल सके। ठीक है, 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इंडिया में आई हैं, एक 1983 में, एक 2002 में जिसको रिवाइव किया गया, और एक 2017 से। ठीक है, इसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू 3 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन इंदौर से पधारे डॉक्टर रूपेश शुक्ल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। गुणवत्ता शिक्षा पर प्रभावी व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनके अनुसार गुणवत्ता शिक्षा आधुनिक समाज की मांग है और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गुणवत्ता की मांग हर जगह होती है। गुणवत्ता शिक्षा से आशय शिक्षा में गुणों का विकास करना या गुणों का समावेश करना है, जिसमें छात्रों एवं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भली भांति हो सके। जब किसी कार्य में उस कार्य से संबंधित सभी गुणों का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समावेश होता है, तो उसे उस कार्य के गुणवत्ता के रूप में देखा व समझा जाता है। और यही पहलू शिक्षा में भी होता है। हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात जब करते हैं, तो हम ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता पूर्ण मानेंगे जो छात्रों को उस शिक्षा का लाभ पहुंचाए। क्वालिटी एजुकेशन को परिभाषित करते हुए डॉक्टर शुक्ल ने कहा कि यह लिंग, नस्ल, जातीयता, सामाजिकता, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक छात्र के सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और संज्ञात्मक विकास पर केंद्रित होती है। द्वितीय सत्र में डॉक्टर शुक्ल ने स्त्री पुरुष समानता पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को भी विशेषज्ञों ने शांत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मिश्र ने किया व आभार कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुनील प्रसाद ने माना। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ उपस्थित रहा। जो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, उसको किसी भी तरीके से शिक्षा के लिए हमें उसको प्रमोट करना है, जिससे कि वो शिक्षा से वंचित न हो। और इसके लिए जरूरी है कि आप में क्या होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। लिटरेसी नहीं, यदि लिटरेसी हुई तो आप ये काम नहीं करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन हुई तो आप में डेफिनेटली काम है। ठीक, सो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन जो है वो समाप्त करता हूँ। और आपको सभी को धन्यवाद जो आपने, उम्मीद भी करता हूँ कि कुछ न कुछ तो समझ में आए होगा। और सर ने जैसा बोला है कि बोर हो गए होंगे या बोर हो जाएंगे, वो ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, है ना। थैंक यू सो मच। जो एक साल भर हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो हमें एग्जाम दी थी, पर हमारे मतलब साल भर हमारे वो क्या क्वेश्चन जो हमने करे वो समझ में नहीं आए। तो एक साल भर की जो कोविड-19 में पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसा मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति यदि है तो इसके लिए ट्यूटोरियल क्लास की हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल क्लास का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल क्लास होती है उसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है, सर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस
जो है वो लगाएंगे और वो पूरी क्लास के लिए नहीं होगी, केवल उनके लिए जिनके लिए प्रॉब्लम है, जिनको समस्या है। ब्रिज क्लासेस बोलते हैं, जो स्लो लर्नर्स के लिए भी होता है, जो बैक बेंचर्स के लिए भी होता है, और उनके लिए भी हम अलग से क्लासेस लगाते हैं हर सब्जेक्ट में। जो प्रॉब्लम है तो मैं वहां से यहाँ, आप यदि ऑनलाइन व्यवस्था करें तो मैं वहां से आपको पढ़ा दूंगा। विषय में कोई सा भी विषय हो, 8 दिन में आपसे सर से बिना अनुमति लिए ही मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सर यहाँ व्यवस्था करेंगे, तो मैं 8 दिन ऑनलाइन क्लास, आप कंप्यूटर विषय की कोई सा भी विषय होगा सर यहाँ व्यवस्था करेंगे और मैं 8 दिन आपको बिना किसी शुल्क के, बिना किसी उसके 8 दिन ऑनलाइन हो पाएगी, ऑफलाइन नहीं हो पाएगी, है ना। मैं ले लूंगा ऑनलाइन और कोशिश करूंगा कि आप ऑनलाइन में भी वैसे एंजॉय करेंगे जैसा आप ऑफलाइन में। नेक्स्ट आप यदि हो तो कि आप लेक्चरशिप भी करते हो और पीएचडी भी आपने एक डिग्री ले ली और अभी आप लेने वाले एक और पीएचडी की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लेक्चरशिप के साथ में हम डिग्री भी ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आपको यूजीसी ने स्पेशल ऐसी परमिशन ही दे दी है कि आप काम करते समय भी अपना शिक्षा को जो है वो कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा वाला जो होता है, डिस्टेंस मोड वाला, वो डिस्टेंस एजुकेशन चलता है, एग्जीक्यूटिव वाला मोड चलता है, डिस्टेंस पीएचडी वाला ऑप्शन चलता है। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ टाइम और जहाँ हमारा पीएचडी वाला सेंटर है उनके टाइम में अंतर है, तो मैं उस तरह से उसको मैनेज कर सकता हूँ। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जिक्र भी किया है, किसका? जो आपने उसका कहते हैं ड्रॉप आउट का। हाँ, ड्रॉप आउट है तो लिटरेसी रेट का जो आपने जिक्र किया अभी, कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट बनता था। जो एनएफएचएस का जो डेटा हुआ था, नेशनल फील्ड हेल्थ सर्वे, उसके अंदर जो ये पाया गया है कि जो इंडिया लेवल जो हुआ था डेटा, उसमें तो ये पाया गया 36% बॉयज़ और 21% गर्ल्स जो है वो उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं, उनका पढ़ने में, उनके पढ़ने में रुचि नहीं है उसका उपाय। लेकिन जो माइनॉरिटी से जो रिलेटेड जो डाटा हुआ, जो सच्चाई कमेटी जो इंस्टीट्यूशन का डाटा हुआ, उसके अंदर ये पाया गया कि उनके अंदर पूरा इसका अपोजिट है। पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास पढ़ने के साधन नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास स्कूल उनके आसपास नहीं, उसमें ये पाया गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ बेटर कदम मतलब उठा सके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टेशनरी का आंसर दूं पहले। एक साथ 2-2 3 में बोल जाऊंगा। अरे 4-5 पूछे भाई, ये जब तक बोर नहीं हो रही, ये सब चले गए ना तो मैं और आप दोनों मिलकर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर, मध्य प्रदेश शासन ने हर जिले में कुछ कॉलेजेस की और स्कूल की संख्या बढ़ाई है, एक। दूसरा जो स्कूल है, ये एक्सेलेंट स्कूल की संख्या भी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, यदि आपको मालूम हो तो, है ना। जो एक्सेलेंट स्कूल है जिसमें आईसीटी इनेबल क्लासेस, हाईली ट्रेंड टीचर्स, ये जो आप बोल रहे हैं, इसको कमी को करने के लिए ही, और दूसरा गवर्नमेंट जो है वो 2 चीजें चलाती है, स्कूल चले अभियान और कॉलेज चलो अभियान। ये ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए मिड डे मील जो चलाती है वो ही ये चीजें। और मेरा एक तरह से देखो, ताली 2 तरफ से बजती है। हम ये कहते हैं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, दूसरा हम कह रहे हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को देश देना बहुत आसान है कि वो अच्छा नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यदि हम में जैसे आपने बोला कि कमिटी ने ऐसा डिसीजन लिया, कुछ लोग होंगे जिनकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो ये अभी नई एनईपी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वोकेशनल कोर्स चालू है। इनका उद्देश्य यही है कि यदि आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं हो पा रहा और आपने एडमिशन ले लिया जबरदस्ती, आपने बीकॉम ले लिया मान लीजिए और आप कॉमर्स नहीं पढ़ पा रहे, तो अब आपका ऑप्शन है कि आप आर्ट्स ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ले लीजिए। 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि आपका इंटरेस्ट नहीं हो, और दूसरा आपको जिनसे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो दोनों का ये गवर्नमेंट ने एनईपी लागू की है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है, इससे ड्रॉप आउट रेशो कम होता है। मान लीजिए मैं साइंस का स्टूडेंट, हमारे पापा मम्मी ने बोल दिया कॉमर्स नहीं लेना क्योंकि कॉमर्स में तो नौकरी नहीं मिलती है, साइंस ले, मैथमेटिक्स ले क्योंकि मैथमेटिक्स करने से बहुत अच्छा होता है, मैथ्स ही लेना है। बचपन से ही ऐसा बोलते हैं, है ना, कि साइंस बहुत अच्छा है, कॉमर्स खराब है, और बायोलॉजी में तो केवल डॉक्टर ही बन सकते हैं। आज भी यही अवधारणा है। लेकिन यदि आपने कॉमर्स लिया और आप बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी है, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है ना, इससे ड्रॉप आउट रेशो खत्म होता जाता है।
नंबर ऑफ कॉलेजेस का जो संख्या है वो बढ़ रही है, स्कूल की संख्या बढ़ रही है, क्वालिटी सरकारी स्कूल की संख्या बढ़ रही है ना। तो ये जो चीजें हो रही है ये ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए, मिड डे मील योजना है, ये भी ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए जिनके पास पहले ही पैसा नहीं है सर, तो वो बुक्स के लिए काफी किताबों के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा सर? तो आखिर गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि सब जगह से टैक्स लेने के बाद भी गवर्नमेंट इन आइटम से भी टैक्स बढ़ाई जाती है? सरकार दो तरह से धीरे धीरे इनकम टैक्स खत्म करना चाहती है, सरकार का विजन ऐसा लगता है ना, क्योंकि आज जीएसटी का जो कलेक्शन है बहुत ज्यादा हो गया। यदि जीएसटी कलेक्शन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया और लोग ईमानदारी से टैक्स अब दे भी रहे हैं, डर के मारी दे, क्योंकि हिंदुस्तान में बिना डर के कोई काम नहीं हो सकता है ना, डर है तो ही वो कर रहे हैं। इतना टैक्स कलेक्शन का उससे जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसका उपयोग वो वहां कर रहे हैं। तो जब आप जीएसटी का उपयोग आप देखें स्कूल में, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी है ना, आप देखेंगे रोड के क्षेत्र में भी, आप रोड का जो पर डे किलोमीटर कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ गया है, जो आने जाने की सुगमता है वो बढ़ गई है आपकी। तो जीएसटी का जो कलेक्शन है हमको लग रहा है कि हमारी जेब से जा रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो उपयोग है, यदि उसके तह में जाओगे तो तुम्हारा प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास डेवलपमेंट की बात चल रही है और उसके साथ एजुकेशन क्वालिटी की बात चल रही है। तो अगर कोई एक व्यक्ति को एक स्किल सीखता है तो मेरा मानना है कि वो हो सकता है 10 या 12, 15 जनों को रोजगार भी दे पाए, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी इससे हल हो सकती है। अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सर फिर भी अगर इंडिया की बात करें तो उसमें इस हिसाब से चलता है कि अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा भागते हैं, जबकि अगर आंकड़े देखे जाए तो 1 या 2% गवर्नमेंट जॉब है, उसके अलावा 98% प्राइवेट जॉब है। तो वही है सर, क्या गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोग भागेंगे नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे वो होता है कि जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, लोग इसलिए गवर्नमेंट जॉब की ओर बढ़ते हैं है ना। दूसरा जो है पेंशन वाला जो पार्ट होता है वो भी अब खत्म हो गया है ना। तो लोगों का अट्रैक्शन दो चीजों से बहुत था। पहला तो ये था कि जॉब सिक्योरिटी, एक बार गवर्नमेंट जॉब में घुस गए तो निकालेंगे नहीं है ना। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी होगी तो ट्रांसफर होगा या सस्पेंड हो जाएंगे या एक कोने में बैठे रहेंगे, ये हो सकता है, लेकिन जॉब से नहीं निकालेंगे, पैसा मिलता रहेगा और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा है ना। ये दो चीजों की अवधारणा के कारण ही लोग उसकी ओर जा रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों चीजें गवर्नमेंट जॉब में भी आज की डेट में सुबह से लेकर रात तक बहुत अंबानी है ना, बहुत हार्ड वर्किंग है। दूसरा अब पेंशन वाला अट्रैक्शन भी खत्म हो गया और प्राइवेट में जो है वो कम समय में ज्यादा अर्निंग होने वाली, ऐसा नहीं है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, तो लोग प्राइवेट की ओर भी जाएंगे और गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रही। तो इस तरह से आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि अब लोग प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की ओर भाग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुपेश शुक्ला जी। उन्होंने उनका जो 2 घंटा से आपको जो ज्ञान दिया, आपको कभी बोर लगा? कितना गेन किया आपने? एंड नेक्स्ट सेशन लंच के बाद हम आएंगे, थोड़ा सा आप भी रिफ्रेशमेंट, आपका भी रिफ्रेशमेंट भी तैयार है, लंच के बाद आएंगे। एक और बहुत अच्छा सेशन आपको चालू होने वाला है, दैट इज जेंडर इक्वलिटी, जो सर का मेन टॉपिक है। इसके बाद नैक में ग्रेडिंग के बारे में भी आपको हमारा कन्वीनर साहब पीछे बैठे होंगे, उनसे भी अपन रूबरू होंगे। और कल भी और अच्छे से 3 लोग आएंगे, कल भी आपको अच्छे आपको इंटरनेशनल लेवल रेप्यूटेड स्पीकर्स के द्वारा आपको नॉलेज बढ़ा रहा है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ आपको कितना बच्चे इंटरेक्ट कर रहा है, आपको कितना गेन हो रहा है नॉलेज में। तो ये इंटरेक्शन कंटिन्यू करेंगे। सर का आपको पर्सनल मोबाइल भी आपको सर ने आपको एश्योरेंस दे दिया, आपको 8 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, आप जब चाहे तो तब सर 100% अवेलेबल है। मैंने कहा इज द ओशन ऑफ द नॉलेज, समुद्र का पूरा भंडार है उनके पास नॉलेज में, आपको जब चाहे तो तब किसी भी विषय पर बात करने की ताकत रखते हैं। तो अब लंच के बाद फिर वापस आ रहा है, आप तब तक आप रिफ्रेशमेंट हो जाइए। अब इसके बाद अपन फिर इंटरेक्शन करेंगे किसी भी विषय पर, है ना? ठीक है जी सर। महाविद्यालय में कल दिनांक 24 से लेकर 25 नवंबर 22 तक एसडीजी के 4 गोल्स पर हमने एक कार्यशाला रखा है। इससे देश से प्रतिष्ठित विद्या इंस्टीट्यूट से हमने विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया और इस प्रकार का कार्यशाला इस महाविद्यालय में शायद पहली बार हो रहा है। और इससे महाविद्यालय के एक
आने वाली जो नैक इंस्पेक्शन में एक रैंकिंग में उसका अंक अधिक मिलने की संभावना है। और जो वक्ता को हमने चुना है वो केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरा विदेश और मतलब अलग अलग संस्थानों से अपने व्याख्यान से प्रभावित करते हैं, बच्चों को समग्र विकास के लिए जोर देते हैं। ये SDGs जो टाइटल अपन ने जो रखा है, ये सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। ये सतत विकास लक्ष्य जो है वो विश्व के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा, और ये संयुक्त राष्ट्र जो है अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग देश के लिए सबका अपना एजेंडा 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में भी आनंद मंत्रालय भी एक स्थापना की है, उस पर उनसे भी निर्देश मिलता रहता है हमको, भाई इस SDG पर विशिष्ट प्रकार के व्याख्यान रखें। और पहले इसके पहले SDGs के पर या सतत विकास लक्ष्य जिसको कहते हैं, उस पर बच्चों को या बहुत सारे नागरिकों को या इवन स्टाफ को भी इसके बारे में पहले पता नहीं होता था। हम पूरा जो है इस पर जोर दे रहा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जब तक एक इंडिविजुअल व्यक्ति या संस्था या समुदाय या शहर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, तब राज्य स्थापित प्राप्त नहीं करेगा। इससे एक देश के भी इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत आसानी होगा। इससे अपना विदेश का जो रैंकिंग है, विदेश में भी अपना रैंकिंग सुधारने के लिए मौका मिलेगा। इसी प्रयास से हमने 3 दिवसीय कार्यशाला इस महाविद्यालय में रखा गया, जिसके लिए हमने कल हमारे साथ में जो तो डॉक्टर अनिस इकबाल एंड डॉक्टर नौरीन इकबाल यहाँ पर पधारे। उन्होंने उनका व्याख्यान से बच्चे से बहुत प्रभावित हुआ, उनका फीडबैक फॉर्म भी हमने भरा है। और आज जो डॉक्टर रुपेश शुक्ला जी जो है वो इंदौर के श्री क्लॉथ मार्केट का वाणिज्य महाविद्यालय का IQAC कोऑर्डिनेटर भी है, और राजस्थान के ज्योति विद्यापीठ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर भी है, और विख्यात वक्ता भी है, और NAC का कोऑर्डिनेटर भी है। तो बहुत सारे ज्ञान हमको मिलने वाला है। उनको आगे भी हम भविष्य में टाइम उनके उपलब्धता के आधार पर उनको बुलाकर हम उनको व्याख्यान से हमारे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेश शुक्ला, श्री क्लॉथ मार्केट कन्या वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर, जो कि UGC NEC से A+ ग्रेड महाविद्यालय है, वहाँ पर IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। आज स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नागदा में BP रेड्डी सर के सानिध्य में मुझे 2 सेशन लेने को मिला, जिसमें एक मुख्य क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्विटी के ऊपर व्याख्यान देने का और छात्र छात्राओं से जो इंटरेक्शन का मौका मिला है, उसके लिए मैं महाविद्यालय और सर का बहुत आभारी हूँ। और यदि मैंने अपने व्याख्यान से कुछ भी जागरूकता इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति की, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनील कुमार प्रसाद, महाविद्यालय के प्राचार्य श्री रेड्डी सर के निर्देशन में वर्कशॉप बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है, 3 दिवसीय वर्कशॉप। और इसमें एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर इसमें भाग ले रहे हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा है, और आगे चल के हम भविष्य में भी बच्चों के लिए इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन करते रहेंगे। सर, महाविद्यालय में इस प्रकार का आयोजन होना आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये जो गोल है ये विश्व स्तर के निर्धारित गोल है, और उसमें भारत जो है एक विकसित देश में जो परिवर्तन हो रहा है, और भारत का योगदान जो है इसमें एक सराहनीय है। और उसमें यदि नागदा महाविद्यालय इस तरह का कोई कार्य कर रहा है जो कि विश्व स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों में शामिल है, तो एक बहुत सराहनीय कार्य है इस महाविद्यालय के द्वारा किए जाने वाले। इसके लिए मैं संपूर्ण महाविद्यालय का जो BP रेड्डी सर के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और आशा करता हूँ कि वो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। जो विश्व स्तर पर जिस तरह का योगदान हमें चाहिए, वो यदि हम नागदा क्षेत्र में कर रहे हैं, तो वो एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। उसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित। सर, एक प्रश्न चल रहा है बच्चों में कि प्राइवेट के कॉलेज की ओर बढ़ते हैं, मतलब शासकीय कॉलेजों में अगर एडमिशन लेते भी हैं तो उपस्थिति पूरी नहीं दे पाते या नहीं कर पाते, तो इस संबंध में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने बच्चों को इसी संबंध में जो जानकारी दी है कि जो गुणवत्ता शिक्षा है उसके लिए जो आवश्यक शिक्षक हैं, उनकी शिक्षा की जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। सरकारी कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर उच्च शिक्षित PhD फैकल्टी ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो उसके कारण जो शिक्षा का स्तर है वो अपने आप में सुधरा हुआ ही रहता है।
तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में यही अंतर है कि प्राइवेट कॉलेज में जो सरकार टीचर अपॉइंट करती है वो हाईली क्वालिफाइड टीचर ही अपॉइंट करते हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर या जो वातावरण है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत अच्छा है, ये मेरा अनुभव है। और कई शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य से और वहाँ के वातावरण को देखते हुए ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि शिक्षा की जो स्तर है शिक्षा का वो यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ।